फरवरी 2023 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टीज पर नोटिस जारी कर दिया, ये दावा करते हुए कि अब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की मिल्कियत नहीं रही, जबकि ये मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में सब जुडिस था। 22 अगस्त 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और नोटिस जारी कर दिया, जिसमें इन प्रॉपर्टीज पर ऑफिशियली कब्जे की बात कही गई। अब आइए ज़रा इन 123 प्रॉपर्टीज़ के इतिहास को समझते हैं, ताकि मालूम हो सके कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर यह सिस्टमैटिक कब्ज़ा कैसे किया गया। ये कहानी ब्रिटिश दौर से शुरू होती है, स्पेसिफिकली 1911 से 1915 के बीच, जब ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम बहुल इलाकों को हासिल किया ताकि कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए रायसीना हिल्स पर नई इमारतों का निर्माण किया जा सके। लेकिन असल में 1911 में दिल्ली में जो बड़े बदलाव हो रहे थे, उनकी बुनियाद 1857 की बगावत में ही पड़ चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को इस बगावत का सबसे बड़ा गुनहगार ठहराया था और उनकी प्रॉपर्टीज़ को सिस्टमैटिक रूप से निशाना बनाना शुरू कर दिया था। मुस्लिम बहुल इलाकों पर विशेष रूप से कार्रवाइयाँ की गईं ताकि उन्हें कमज़ोर किया जा सके। 1857 की बगावत के बाद मुसलमानों को दिल्ली के भीतर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, जबकि 1858 में ही हिंदू आबादी को उनके घर लौटने की छूट दे दी गई थी। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी कॉलोनियल लीगल सिस्टम को लागू किया और इंग्लिश लीगल सिस्टम के हिसाब से ज़मीन और जायदाद के मायने बदल दिए। कम्युनिटी ओन्ड लैंड, जिनका इस्तेमाल कम्युनिटी की भलाई के लिए होता था, जैसे कि वक्फ की जायदाद, उन्हें ब्रिटिश लीगल सिस्टम के तहत प्राइवेट लैंड में बदलने की कोशिश की गई। इसका मकसद पुराने वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम को हटाकर एक लैंड मार्केट बनाना था, जहां ज़मीन और जायदाद की मिल्कियत को मान्यता देने का हक सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास हो। ब्रिटिश सरकार ने वक्फ की जायदाद को हासिल करने और कंट्रोल करने के लिए ये दलील दी थी कि उन्हें इंडिविजुअल ओनरशिप की अधिकारों के तहत रखा जाना चाहिए। इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टीज़ की मिसमैनेजमेंट की बहस छेड़कर उनकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठाया जाने लगा, ताकि उन पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा जायज़ ठहराया जा सके। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मिसमैनेजमेंट का मसला खुद मुस्लिम कौम के लोगों ने भी उठाया, मगर उनकी मांग ये थी कि एक ऐसा मजबूत निज़ाम कायम किया जाए जो वक्फ की असल रूह और उसूलों को समझे और उसके मुताबिक इन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इसी नैरेटिव को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और वक्फ प्रॉपर्टीज़ की लेजिटिमेसी को कमज़ोर करने के लिए इसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे वो इन पर और ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सके। 1911 में जब दिल्ली को नई इंपीरियल कैपिटल में तब्दील किया जा रहा था, तो शाहजहानाबाद के बाहर बसे गांवों को उजाड़ा गया ताकि रायसीना हिल्स पर नई हुकूमत की तामीर की जा सके। इस दौरान वो ज़मीनें जो कम्युनिटी ओन्ड थीं, जैसे कि नाजुल लैंड या ग्रेजिंग लैंड, जो आम तौर पर आसपास के गांवों के लोग चारा, खेती और मवेशियों के चराने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन्हें न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी ने अपने कब्ज़े में ले लिया ताकि नई हुकूमत का सेंटर तामीर किया जा सके। ब्रिटिश हुकूमत ने ज़मीन की कैटेगराइजेशन को बहुत सख्त बना दिया, जिसमें ना तो नाजुल और ग्रेजिंग लैंड जैसी ज़मीनें कम्युनिटी ओन्ड रह सकती थी और न ही वक्फ प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप को अल्लाह की ओनरशिप के तौर पर तस्लीम किया गया। आज जिस लुटियंस दिल्ली को हम राष्ट्रपति भवन, संसद, मंत्रालयों की इमारतें, इंडिया गेट और संसद भवन के आसपास के बंगलों और आवासों के रूप में देखते हैं, वो दरअसल अलग अलग तरह की ज़मीनें और संपत्तियों का कॉम्बिनेशन था, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने स्टेट लैंड करार देकर वहाँ की मुकामी मुस्लिम आबादी को बेदखल कर दिया था। मगर इस ज़ोर ज़बरदस्ती पर मुसलमानों में सख्त नाराज़गी पैदा हुई। इस नाराज़गी और अलग अलग बैठकों के बाद ब्रिटिश हुकूमत को मजबूरन ये मानना पड़ा कि कम अज़ कम रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखा जाए और उनका मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथ में छोड़ा जाए। इसका सबूत ये है कि आज भी लुटियंस दिल्ली के इलाके में 6 तारीख़ी मस्जिदें मौजूद हैं, जो उसी वक्त से मुसलमानों के पास हैं। 1945 तक इन मजहबी प्रॉपर्टीज़ को सुन्नी मजलिस औकाफ को सौंप दिया गया और आज़ादी के बाद ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आ गई।
یہ جائیدادیں پچھلے 100 سال سے ریلیجس پرپسز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ وقف ایکٹ 1954 کے تحت 16 اپریل 1970 اور 31 دسمبر 1970 کو دلی گزٹ میں ان 123 پراپرٹیز کو وقف کے طور پر درج کیا گیا، مگر دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے ان نوٹیفیکیشنز کو چنوتی دی اور ان وقف پراپرٹیز پر اپنی اونرشپ کا دعویٰ کرتے ہوئے مقدمے دائر کیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی وقف بورڈ کسی بھی جائیداد کو منمانے طریقے سے اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس پر قانونی چنوتی دی جا سکتی ہے۔ اسی کے جواب میں اندرا گاندھی کی کانگریس حکومت نے میر نصر اللہ کمیٹی بنائی، جس نے 400 سے زیادہ پراپرٹیز کو وقف قرار دیا، مگر یہ معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا کیونکہ ان میں سے بہت سی جائیدادیں سرکاری کنٹرول میں تھیں۔ اس لیے حالات کو سنبھالنے کے لیے ایک نئی کمیٹی بنائی گئی جس کی لیڈرشپ مسٹر برنی کے پاس تھی، مگر برنی رپورٹ میں کافی کمیاں تھیں۔ اس نے 120 سے زیادہ ان پراپرٹیز کو نظر انداز کر دیا جنہیں حکومت پہلے ہی اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ برنی کمیٹی کی سفارشوں پر عمل کرتے ہوئے سینٹرل گورنمنٹ نے ان 123 پراپرٹیز کو، جن میں زیادہ تر مسجدیں اور قبرستان تھے، دلی وقف بورڈ کو پرپیچول لیز پر دے دیا، جس سے اونرشپ سرکار کے پاس آ گئی اور وقف بورڈ محض ایک ٹیننٹ کے طور پر ہی رہ گیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے وقف کی بنیادی روح کو ہی بدل دیا، کیونکہ وقف کی جائیداد صرف اللہ کے نام ہوتی ہے، نہ کہ کسی سرکار کے۔ 2011 میں عدالت نے فیصلہ سنایا کہ یہ جائیدادیں اللہ کی ہیں، نہ کہ حکومت کی، اور حکومت کو ہدایت دی کہ اس مسئلے کو 6 مہینے میں حل کیا جائے۔ کانگریس لیڈ یو پی اے حکومت نے اس عمل کو سالوں تک ٹال دیا، جس کی وجہ سے یہ جائیدادیں ایک نامعلوم حالت میں پڑی رہیں۔ اس دیری نے ایک نیا قانونی مسئلہ کھڑا کر دیا جب وشو ہندو پریشد نے حکومت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنوتی دی اور سٹے حاصل کر لیا۔ بعد میں ہائی کورٹ نے بی جے پی حکومت کو اس مسئلے کو حل کرنے کی ہدایت دی۔ 2016 میں سرکار نے ایک 1 مین کمیٹی بنائی، مگر اس کی رپورٹ نہ تو عام کی گئی، نہ ہی دلی وقف بورڈ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ اس رپورٹ سے ناخوش ہو کر سینٹرل گورنمنٹ نے 2018 میں ایک 2 ممبر کمیٹی مقرر کی، لیکن اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ دلی وقف بورڈ کی رائے لیے بغیر جمع کر دی، کیونکہ وقف بورڈ خود اس کمیٹی کی فارمیشن کو عدالت میں چنوتی دے رہا تھا۔ لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے 8 فروری 2023 کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بتایا کہ دلی وقف بورڈ اب ان 123 پراپرٹیز سے متعلق کسی بھی معاملے میں شامل نہیں رہے گا۔